हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान को गुज़िस्ता चंद माह में ख़ासा फ़ाइनेंशियल रिलीफ मिला था सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से, ख़ास तौर पर $3 अरब ख़ज़ाने में रखने के लिए और $3 अरब के जो है सऊदी अरब की जानिब से अलग और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब का डेफर्ड पेमेंट पे जो तेल मिलता है उस पर एग्री हुआ था। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है ये जो फैसिलिटी देने का उधार पे देने का ऐलान किया था उससे वो पीछे हट रहे हैं। ये फैसिलिटी जो है या ये सहूलत पाकिस्तान के लिए फरवरी से शुरू हो जानी थी और अभी तक शुरू नहीं हुई और अब ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है कि शायद ये सहूलत पाकिस्तान को मिल पाएगी। वजह क्या है? हमारे चीफ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के सनाउल्लाह, उन्होंने ये ख़बर निकाली है, अभी उनकी बात भी हुई है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेटिव काम किया है इस पर। तो सनाउल्लाह बताइए क्या हो क्या रहा है भाई? मुबश्शिर साहब देखें, ये जो इस किस्म की सिचुएशन होती है उसमें लीडर्स के दरमियान इत्तेफाक होता है, बायलैटरल जो होता है, और उसकी अनाउंसमेंट होती है और इसकी मॉडलिटीज और उसके जो बाकी लवाजमात हैं वो बाद में तय किए जाते हैं। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर ये फरवरी से शुरू होना था पाकिस्तान को कतर से डेफर पेमेंट पर ऑयल की फरामी, लेकिन यूएई से होनी थी और उसमें जो इनकी मॉडलिटीज थी वो तय नहीं हो सकी, तरीकाकार भी तय नहीं हो सका। अब जब हमारी बात हुई है जो वजारत खजाना और पेट्रोलियम के जो काम है जी, जो अपना नाम बताने गुरेजा थे कि नाम जाहिर ना किया जाए, तो उनका कहना यह था कि पॉलिटिकल वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब ये मामला ख़त्म है। डेफर पेमेंट पर यूएई से कोई हमें अभी तेल नहीं मिलेगा, जो डिपॉजिट थे वो यकीनन मिलेंगे। अब उसकी वजूहात क्या हैं अभी तक ये क्लियर नहीं हो सकी। तो यानी आपको उन्होंने कतई तौर पर बता दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ये सहूलत मिलनी थी ये अब नहीं मिलेगी? जी जी बिल्कुल, अब सरकारी तौर पर ऑफिशियल तौर पर इससे आगाह कर दिया गया है, ये बात की तस्दीक की गई है और अब इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं होगी। सऊदी अरब से जो डेफर पेमेंट में सप्लाई जो जारी थी वो जारी है, उसमें भी मसाइल ये हैं कि 1 बिलियन के बाद दोबारा से उस पर मॉडलिटीज तय करनी पड़ती हैं और ज़रूरियात देखनी पड़ती हैं। तो $1 बिलियन का वो इसमें ट्रांच पे इनकी बातचीत होती है। उधार पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल देने से इनकार किया है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा झटका तो नहीं है या है? नहीं, मेरे ख्याल में इकानमी अब इस पोजीशन पे आ गई है कि अगर इस किस्म की एक दो कमिटमेंट रिफ्यूज हो जाती हैं तो ये सस्टेन हो सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो IMF का भी क्योंकि एक प्लान आना है वो भी 10 से 12 अरब डॉलर का होगा, तो जून तक तो इनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। और जहाँ पर जब इम्पोर्ट में भी कमी आना शुरू हो गई है और रेमिटेंसेज आपके बढ़ रहे हैं, और चीन की तरफ से जो एक बात हम जिसको बार बार याद दहानी नहीं कराई जाती, ना ही मीडिया में इतना इसको बताया जाता है कि चीन के साथ भी आपको कुछ लोन मिलना है जो 1 से 2 अरब डॉलर का हो सकता है और उसकी भी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और शायद उसमें से आधी एक रकम आइंदा माह या इसी माह के आखिर तक पाकिस्तान को मिल जाए। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच। अब ये यही अब इस पे थोड़ी बात करते हैं कि सियासी वजूहात क्या हो सकती है। देखिए, एक तो मुझे मेरा अपना सियासी वजूहात का ये लगता है कि हो सकता है OIC के इजलास में जो हमने जाने से इनकार किया था, दैट इज़ द ओनली सियासी वजूह जो आपको वो आती है। लेकिन फिर OIC ने ज़ाहिर कश्मीर के नहीं वो तो नहीं है। और देखें, अगर दूसरी बात है, अगर फ़र्ज़ करें कि क्योंकि देखें जाहिर है कि ये एंटी ईरान कोलिशन का हिस्सा तो है मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है वो तो है सऊदी अरब। तो अगर ये ऐन मुमकिन है जो कि कभी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी हो, ये भी हो कि भाईजान ठीक है $6 बिलियन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये सेलारी ट्रस्ट के लिए नहीं है या ईदी फाउंडेशन के लिए नहीं है, तो आप ये ले लें और ये चीजें हैं, ये अगर आप करें तो पाकिस्तान ने कहा होगा 3 तो हम कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। तो हो सकता है अच्छा, और ये कभी पता नहीं लगना। हाँ, ये कभी पता नहीं लगना। ये दिस इज मोस्ट लाइकली, ये ज्यादा लाइकली लग रहा है। OIC वाली बात शायद इतनी नहीं, लेकिन दिस इज पॉसिबल। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक खबर जो बिल्कुल अभी दबी हुई है पाकिस्तानी ज़राए अबलाग को उसकी ज़रूरत भी नहीं, अमेरिकी कांग्रेस ने कल ही
एक बिल की मंजूरी दी है जिसके तहत यमन के हिसाब में सऊदी अरब से अमेरिका का फौजी ताउन ख़त्म कर दिया गया है। तो अब मज़ीद प्रेशर जो है वो सऊदी अरब और यूएई जो एक्टिव मेंबर है कोएलिशन का उन्हें करना पड़ेगा। अब वो ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान से कि भाईजान थोड़ा सा आप भी कुछ करें, वो कहेंगे कि यार समझा करें, थोड़ा मुश्किल समझा करें। तो इस तरह की जो टिडबिट्स है, मतलब ये मेरा गैस वर्क है। ओके, क्योंकि वजारत ख़जाना वाले अपने पास से वो हट के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सियासी वजूहात हैं, तो इट मीन्स के ज़ाहिर है वो शायद उनके इल्म में वो ना हो, क्योंकि जो डिसीजन है वो जैसे उन्होंने कहा कि वो लीडर्स के लेवल पे होता है और बाद में मोडालिटीज़ नीचे आती हैं, तो नीचे मोडालिटीज़ पे भी चौंक सकते हैं। एंड द डेविल इज इन द डिटेल्स। बात तो सही। इसलिए इंडिया पाकिस्तान में ये है कि चूंकि सालिसी में बड़ा एक्टिव रोल अदा किया है सऊदी अरब ने भी, यूएई ने भी, तो ये मोस्ट लाइकली ये तो शायद ना हो, मगर गल्फ और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे पाकिस्तान शायद उस तरह से ना मान रहा हो जिस तरह से उनकी ख्वाहिश होगी। सही बात, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए पॉसिबल, बिल्कुल। एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और जब कोई भी हुकूमत आती है तो जब कानून बनाने की या तरामीम की बारी आती है तो ज़रा टाइम लगाती है, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन ने शोर भी मचाना होता है और हुकूमत ने जो है ना अपना ड्राफ्टिंग बिल्कुल और कमेटियों में जाता है और दबा करके जो है ना उस पर बहस भी होती है। और पहले तो कमेटियाँ ही नहीं बनती, फिर कमेटियाँ बन जाती हैं, तो वो लेकिन कमेटियाँ बन गई। एक कानून और तरामीम, एक कानून में ज़रूर तरामीम होती हैं, वो चाहे पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो या नए पाकिस्तान की भी हुकूमत हो, वो जो है वो ये है कि जनाब जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा चाहिए। ये वो बात है कि जिसके सुनते ही अपोजिशन की आंखों में भी डॉलर आ जाते हैं और हुकूमत की आंखों में तो सर आते ही है कि जनाब ये वैसे एक वाहिद इशू है जिसमें सब एक पेज पर है, एक चेकबुक पर है, चेकबुक के पेज पर होते हैं। ये चलिए सही है, ठीक है, बिल्कुल एक चेकबुक के पेज पे होते हैं। और ऐसा ही एक जो है कानून कल पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया, जो पंजाब असम्बली के जो प्रोविंशियल असम्बली सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975, और उसमें दबा के उन्होंने जो है कहा कि जी सैलरीज़ बढ़ाई जाएँ, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। वज़ीर आला की तनख्वाह जो है उन्होंने कर दी जनाब 4,25,000 रुपये, जो कि 2 लाख थी, और स्पीकर की तनख्वाह कर दी 2,60,000 रुपये, जो कि पहले जो थी वो थी, हाँ नहीं सर, आई थिंक 1,20,000 थी। उसके बाद अरकान असम्बली को 1,95,000 रुपये दिए जाएंगे, उनकी तनख्वाह थी 80,000 रुपये। तो ये अचानक जो है ये नहीं, उसमें यह कि डबल से ज़्यादा की इंक्रीज़ है, तो उस पर लोग जाहिर है वो उन्होंने कहा यार भाई क्या चल रहा है, ऑस्टेरिटी भी चल रही है। ऑस्टेरिटी उसके बाद जो लोगों के जो बिल डबल हुए हैं बिजली के और गैस के, हाँ, तो वो लोगों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा एक तरफ इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, और आप साथ साथ बिजली भी महंगी कर रहे हैं, गैस भी महंगी कर रहे हैं, तो ये इन्होंने क्या तोप चलाई है बेसिकली। तो खैर उस पर खान साहब जाहिर है आपको पता है वो खान साहब बर्दाश्त नहीं करते। तो खान साहब जो है वह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, और उन्होंने कहा पंजाब असम्बली की जानिब से अरकान असम्बली वज़रा ख़ुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और मराआत में इजाफ़े का फ़ैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो शायद ये फ़ैसला काबिल फ़हम होगा, राइटली सो, मगर ऐसे में जब आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दरियाफ़त नहीं, ये फ़ैसला बिल्कुल बिला जवाज़ है। अब ग्रेट स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जब ये ट्वीट आई है, और ये ट्वीट आई है तकरीबन 1:21 पे आज ना दोपहर के वक्त, उससे थोड़ा पहले जब कल ये पास हो गया तो ज़ाहिर है सब ने इसको डिफेंड करना था, पाने बिल्कुल हमें चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब जो कि बहुत ज़्यादा, उनसे आज सुबह पूछा गया, उनसे कहा गया कि जनाब ये जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं इस पर आप कुछ कहें, तो सुनिए उन्होंने किस तरह डिफेंड किया इसको। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपये तनख्वाह, जी तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे। सॉरी मुझे पता है बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन 80,000 रुपये को तनख्वाह तो नहीं है। नहीं उसके भाई
मतलब यहाँ पर बेचारे उनके घर में बिजली नहीं है यार, और मतलब आप बात कर रहे हैं वसीम अकरम प्लस के, वसीम अकरम प्लस के। अच्छा ये तो उन्होंने कह दिया, मगर जब खान साहब की ट्वीट आ गई तो आपको पता है कि चीज होती है, क्या कहती है वो, क्या कहते हैं उसे, वो एक टर्न होती है, एक टर्न, यू टर्न। तो वो उन्होंने चौधरी फवाद हुसैन साहब सीरियस हो गए, उन्होंने कहा यार मतलब पहले कह रहे थे कि नहीं हो सकते, फिर आप कह रहे हैं वजीर आला और पंजाब असेंबली के खुद को नवाजने के इक़दामात वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का सरीहन मजाक उड़ाया गया है। उम्मीद है इस पॉलिसी पर फौरी नज़रसानी की जाएगी, की जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि लगता है पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शाराना पॉलिसियों से बेखबर है। हाँ वही। तो उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल नहीं पढ़ते, डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, जो तर्जुमान है, सक्सेसर है इनके चौहान साहब के, तो वो उन्होंने नहीं, वो तो खैर शमशान बुखारी नहीं क्या हो गया तुम्हें, गलत खबरें दे दे के तुम पागल, सॉरी यार। तो उन्होंने कहा कि मेरे कायद आपकी ऐसी बातों की वजह से मुझे आपसे अकीदत है और मुझे पता है कि आप अपने बिजली गैस के बिल और किचन तक का खर्चा जेब से देते हैं। पंजाब असम्बली के पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जो हैं डॉक्टर शहबाज गिल, मैं ज़ाती हैसियत में इससे रंजीदा हूँ और खुश नहीं हूँ। रंजीदा है तो खुश नहीं होंगे, ये एसएमएस भी तो कर सकते थे यार, ये बहैसियत तर्जुमान वजीर आला मैं जल्द तफसीलात से आगाह कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा ऐसी हरकतों से हाथ टूट जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। तो वो जो है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन मैं वजाहत कर दूं एक सेकंड कि मैं ये तनख्वाहें नहीं ले रहा, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली जो वो है। मगर शमशान बुखारी जो कि उन्होंने भी यही किया था कि सुबह वो डिफेंड कर रहे थे। शमशान बुखारी कौन है? जो सूबाई वजीर चौहान है। नहीं यार, ये बताना चाहिए ना, उनके ओहदे पर आए हैं यार, मतलब मैं और क्या तो अच्छा, उन्होंने उसके बाद भी जब पूछा गया, बहरहाल अभी तक वो कह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर जवाज़ है। तो सुन लीजिए पहले शमशान बुखारी का क्या कहना था। आपका तो अगर किसी ने एतराज़ ही करना है उन पे, अगर उनकी सादगी की बात करें, उनकी तो सादगी वाक़तन बहुत है और उसमें ये है। अब ये है कि इसमें मुख्तलिफ आरा थी। मैं एक बिल जब पास हो जाए तो कैबिनेट को, हर बंदे को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। आई एम नॉट रनिंग अवे फ्राम दैट, लेकिन आरा इसमें मुख्तलिफ थी। मगर हाउस के दोनों साइड पे, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, दोनों साइड पे ज़्यादातर लोगों की आरा ये थी, और शायद कुछ मेरे जैसे लोग उनके मसाइल ना भी समझते हों, वो ये कहते थे कि लाहौर में हमें रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, वो जो एक तकाबल पेश करते थे, आप तो आजकल मीडिया माशाल्लाह एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव है, विच इज़ वेरी गुड, आप हमारी तस्दीक करेंगे तो आप ज़रा चेक करें बलूचिस्तान का और सिंध की पे स्लिप्स। तो पंजाब में एक बहुत बड़ा ये, वो कहते थे कि उनकी पे स्लिप्स देखें, हमारी पे स्लिप्स देखें। और दूसरा, लाहौर में रहने वाले, लाहौर में तो 10 या 15 MPs होंगे, बाकी जो बाहर से आते हैं वो रहे कहाँ पे, वैसे करें पीपल्स हाउस में। इवन जब अभी मेरा तो खैर अपना घर है लाहौर में, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मिनिस्टर्स भी अपने घरों में नहीं हैं, MPs सारे नहीं हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हम ज़रूर दे देते हैं कि सबके पास कमरे हैं पीपल्स हाउस में, ऐसा नहीं है। और आप मुझे बता दें कि कहाँ पे 1000 रुपये में कमरा मिल सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ ए, ज़रूर PM साहब का जो ऑस्टेरिटी कैंपेन है, आप क्वेश्चन उस पर कर सकते हैं कि PM आपका बहुत सादा है, ये क्यों बड़ी हैं, मगर जब आप तकाबल करेंगे सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, और लोगों की ज़रूरियात का तो हिर नहीं है। एक और चीज़ कह दूँ कि 16 या 17 ग्रेड के बंदे की जितनी तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह इससे भी कम थी मेंबर पार्लियामेंट की। जब हम तनख्वाह कहते हैं तो आप ये देखें कि बेस लाइन क्या है, 18,000 रुपये थी उनकी, अभी वो बढ़ गई है, 3 गुना हो गई है, ठीक है, मगर प्रिविलेजेस एंड पर्क्स के साथ वो ऊपर चली जाती थी। तो इस तरह करके बेशुमार है सर, 2 नहीं सर, ख़वातीन जो बाहर की है ना सर, हमारा मिनिस्टर है ह्यूमन राइट्स का, एजाज आलम, मेरे दिल से वही गरीब नहीं रह सकता। MP की क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका कहना ये है कि बेसिक सैलरी जो है ना, अब बेसिक सैलरी ये कहते हैं कि 80,000 प्रपोज की गई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी 80,000 है। अच्छा, मगर इन्होंने कहा सिंध के साथ तकाबुल करें तो सिंध में जो है बेसिक सैलरी 50,000 है। अच्छा, ठीक है। और बलूचिस्तान में अब इन्होंने लिख के दिया है इस बिल के साथ कि बलूचिस्तान में बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए बलूचिस्तान में? हाँ, तो अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अब आई डोंट नो कि मैं हमारे इसका मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है।
उसके बाद हुकूक बलूचिस्तान के पैकेज में तो शामिल नहीं था शायद, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि जी अब ये देखें जैसे हाउस रेंट है, अब 50,000 प्रपोज हमने किया है, केपी में भारत 30,000 है और सिंध में 45,000 है, तो कमोबेश जो है ना वो उसी तरह से। फिर उन्होंने कहा कि जी यूटिलिटी अलाउंसेस हैं, दूसरे हैं 15,000, 10,000 केपी में हैं, 15,000 ही सिंध में है, तो उन्होंने कहा उससे उधर मिला लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 10,000, उन्होंने कहा क्योंकि बाकी सूबों में भी 10-10 हज़ार है, तो कुछ कमोबेश उस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने शमशान बुखारी की बात कर रहे हैं, शमशान बुखारी की बात कर रहा हूँ सर, वो उन्हीं से आए। तो हुकूमत ये उन्होंने बिल के साथ शीट लगाई कि जनाब ये हमने तकाबली जायज़ा लिया है, जिसके बाद जो है हम इस पे पहुँचे। लेकिन अगेन वो जो इमरान खान ने भी बात सही की है कि ऐसे वक्त पर जब ये अवाम के पास जो है ना मेन बात यही है। अच्छा, अवाम तो अपनी जगह, मतलब अवाम तो मतलब सालों से कुचली ही जाती है ना, ये तो अपनी जगह सही बात, लेकिन ऑस्टेरिटी ड्राइव, क्योंकि ये एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म रहा है इमरान खान साहब का। यार भैंसे बेची गई है भाई, सही बात, गाड़ियों की नीलामी हुई है और मतलब बड़ी धूमधाम के साथ, मतलब प्रोजेक्टेड एट द हाईएस्ट लेवल। तो फिर जब आप ये देखते हैं, और सही है आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को ब्रेक डाउन करें तो शायद इतना बड़ा इजाफा नहीं है इन रियल टर्म्स, लेकिन पॉलिटिकली और सिंबॉलिकली तो ये हिट करता है। मैं खाली एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि बिल तो गया गवर्नर के पास, इमरान ने अच्छा एक और पेशकश भी की गई है, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक की। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के उस बिल की जिसमें मेंबरान और चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे की मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, उनकी तनख्वाह इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 39,000 रुपये सैलरी चीफ मिनिस्टर को मिलती थी। कख नहीं हाँ है, कख नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रपोज किए वो 3,50,000 है, जबकि सही इंक्रीमेंट है यार। केपी मतलब केपी में जो है वो 2 लाख रुपए है चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह, सिंध में जो है वो 1.5 लाख रुपए है तनख्वाह। मसला ये कि देखो चीफ मिनिस्टर्स को घर हुकूमत का, बाकी यूटिलिटी बिल्स, बिजली के सब उसमें ही होते हैं। देखो उसके अलावा हाउस रेंट इनको 25,000 मिलता था, इन्होंने कहा कि नहीं उसमें नहीं, वो 25,000 ही रखूँ, अब अच्छा नहीं लगता ना, मतलब अगर वहाँ 3.5 लाख। फिर सम्चुअरी अलाउंस, यानी आपके कोई आएगा तो कोई चाय पानी आपको पता है हमारे वजीर आजम बिस्कुट और चाय के ऊपर बिस्कुट भी अक्सर नहीं देते, बिस्कुट भी बंद हो गया। हाँ बिस्कुट, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 20,000 रुपये होते थे, अब मुझे 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा, जबकि केपी में अभी तक ये 20,000 रुपये ही हैं चाय बिस्किट, और सिंध में भी 20,000 रुपये हैं। ये एक चीज़ कि अगर आप तस्दीक कर सकें, मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा खबरों को फॉलो नहीं कर सका, ये कहा है बुज़दार साहब ने कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करें 6 माह भी वज़ीर आज़म रहे तो उसको ताहयात घर मिलना चाहिए, ये बात सच है? इस बिल में ये दिया गया है कि जनाब ये जो है ना, अगर वज़ीर आला जो है उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो लाहौर से बाहर के हैं, और आपको पता है बुज़दार साहब रिटायरमेंट के बाद जो है लाहौर में एक गवर्नमेंट मेंटेन उनका घर हो, रीजनेबल किस्म का, आपको पता है चीफ मिनिस्टर रीजनेबल, तो उसके अलावा उन्हें SUV भी दी जाए और पर्सनल सेक्रेटरी भी दिया जाए, और उसके अलावा जो है उन्हें 5 गार्ड्स भी दिए रिटायरमेंट के बाद लाहौर में। हाँ अभी तो यार अभी तो आपको पता है SUV जब आप सर्विंग होते हैं। एक पॉइंट, बस आखिरी पॉइंट, कि बुज़दार साहब को चुनने का मेरा ख्याल जो बुनियादी वजह थी वो शायद ये थी कि सर इनके तो घर में बिजली नहीं है, अब तो बिजली आ गई है ना यार, अब इसको क्या हटा सकते हैं या नहीं? क्या लगा यार बिजली पता नहीं। वसीम अकरम की भी इतनी फास्ट बॉलिंग तो नहीं थी यार, इतनी प्लस यहाँ पे मैं देख ये प्लस है ना, वसीम प्लस है, ये प्रॉब्लम पर गुस्सा से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सुन लेते। मैं जो शमशान बुखारी ने कहा है ना तनख्वाह में इजाफे की जो रीज़न है, मेरा झुकाव ज़्यादातर उस तरफ है। एज एन MPA उसकी बात सही है, एज एन MPA या सेनेटर या MNA वोटर्स जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, गांव से लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, जो भी सूबाई दारुल हुकूमत हो,
और हर वोटर जो है वो तकाजा करता है कि उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट करे, इसलिए कि मैंने तुझे वोट दिया है। सही, ये तुम भी जानते हो। नहीं बिल्कुल सर, आई नो दिस। अच्छा, उस लिहाज से अगर तो बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड है और स्टैब्लिश बैकग्राउंड है जिन MNAs MPs का, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास का MNA या MP है, उसके लिए प्रॉब्लम है कि उसको अपनी सफ़ेद पोशी और वज़ादारी भी बरकरार रखनी है, डेरेदारी भी करनी है और सारा गुजारा करना है। और ये पैराफर्नेलिया जो है बढ़ के रियली नहीं ठीक ठाक हो जाता है। 5-6 लाख तो कोई बात ही नहीं है ना, उसमें हो जाता है। अच्छा, मेरी पूरी बात सुन लो। अब ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है कि जी इतने हज़ार से अचानक से आपको लग रहा है कि 3 लाख कर दिया है, यार फी ज़माना मुझे 3 लाख भी नहीं खल रहा। तो मैंने ऊपर भी इसलिए नहीं लग रहा कि इनकी तनख्वाह अब भी किसी भी एंकर से कम है। जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात कर रहे हैं ना, उनसे कम मत खोला करें। नहीं, हाँ। देखे ना, नहीं आई नो, अब भी कम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये बलूचिस्तान की जहाँ तक बात की आपने कहा जी 3 लाख रुपए, यार बलूचिस्तान की जो एक सूबाई असम्बली की सीट है ना, वो सिंध और पंजाब की 8 सूबाई असम्बलियों की सीटों के बराबर है। ज़रा देखें रकबे के लिहाज से। अच्छा, और फिर वहाँ जो मेहमान नवाजी की जो ट्रेडिशन है या KP में, वो आप जो है ना जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे तो ये इजाफा उस पस मंज़र में कोई ज़्यादा नहीं लग रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब बात आ गई ज़ाती उसकी इनिशिएटिव की। अब हर बंदा जुल्फ़कार अली भुट्टो नहीं होता कि उन्होंने अपने लिए 1 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की थी, ठीक है, अलामती तौर पे। हर बंदा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं होता कि जी वो डबल रोटी, चूँकि मैं और फातिमा जिन्ना रहते हैं लिहाजा डबल रोटी इतनी बड़ी नहीं चाहिए, छोटा सांचा अगर आप बना सकें। उन्होंने बेकरी से कहा तो वो सांचा आज भी वहाँ रखा हुआ है। ये नहीं होता। हर बंदा अयूब खान नहीं होता कि जी उसके घर वाले आए तो उन्होंने कहा जी चाय मेरी तरफ से और बिल मुझे पेश किया जाए और मेरी तनख्वाह से काटा जाए। ये मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इवन अगर 3 लाख भी तनख्वाह हो गई है तो आई डोंट माइंड जो इस तरह की सूरत हाल है, और मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आता। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ हद तक मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, कुछ हद तक। हाँ। और वो मैंने पहले भी यही बात की थी कि यार मतलब 35,000 या 40,000, ये आखिरी बात। हाँ, आप जो लेजिस्लेशन की परफॉर्मेंस है ना उससे अटैच कर दें, बेशक। जैसे कि हर महकमे में होता है कि यार तूने तेरी तनख्वाह तो मैं बढ़ा दूं लेकिन तेरी परफॉर्मेंस क्या है 6 दिन की। तो जो कानून साजी हो रही है, कितनी आपने परफॉर्मेंस दी, कितनी एक्टिविटी में हिस्सा लिया, उस लिहाज से आप कर और ये बात हमने पहले भी की है कि अटेंडेंस के साथ भी लिंक्ड होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। अच्छा, नहीं, अब देखिए जहां तक ये मेहमान नवाजी की बात है और वोटर्स का ख्याल रखना 100%, ये आपकी सियासी, ये आपकी पॉलिटिकल रियलिटी है। हाँ, कल्चरल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप एक तरह से अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो सफेद पोश हैं, जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके खिलाफ आप एक बैरियर खड़ा कर रहे हैं। सही, इन रियल टर्म्स, बिकॉज जो मतलब जो जद्दी पुश्ती रईस हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो सदियों से अपना डेरा चला रहे हैं, अभी भी अपना डेरा चला लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम, लेकिन जहां तक आपने आप भी बात करें, लेकिन जहां तक ये घर वाली बात है ना यार, ये ताहयात घर वाली, भाई मुझे ये बता दें, एक तो मुझसे साहब ये सिर्फ सजेशन है, बात पे तब मान लूं मुझे एक मिडिल क्लास MPA या मिडिल क्लास MNA आप ढूंढ के दिखा दें जो आपके ख्याल में आम से घर में रहता हो। सर जाने देना, जो और जितना पैसा खर्च होता है वो लड़ने के लिए, एक तो वो हो गए। दूसरा ये देखें, ये सैलरी जो है, ये सैलरी वो है, ये तो आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपका अलाउंस होता है डेली का, जब आप पार्लिमान में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं, वो अलग होता है, वो 10 से 15 हज़ार अलग होता है। जो टिकट होता है आपका जहाज़ का, वो अलग होता है। उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं आपके ट्रैवलिंग के, वो भी अलग से मिलते हैं। ये बात नहीं है, या तो आप तनख्वाह एक करें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों। मुझे बताओ कि सिर्फ पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के अरकान ही हैं जिनके इतने हैवी पर्क्स हैं और इतनी सैलरीज हैं? सिर्फ यही लोग हैं इस मुल्क में? हैं जुडिशरी में के पक्ष बताएं तो आप, और मसला है ना जुडिशरी, आप फोर्सेस के पक्ष भी तो देखें ना, मतलब सबके देखें। फिर ऑस्टेरिटी भी वही ड्राइव जो है,
ब्यूरोक्रेसी देख लें की, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सेम पेस। अगर किफायत शारी करनी है तो हर शोबे में करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो मसला जस्टिफाई कर रहे हो। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 35,000 से इवन 3 लाख भी हो गई है तो 2019 में एमपीए की जो जिम्मेदारियां हैं या जो उसकी समाजी मजबूरियां हैं या जिस तरह उसको करना होता है अपने आप को मेंटेन, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा इजाफा है। 3 लाख में आप फिर एयर फेयर जो है वो अलग, अलाउंसेस अलग, आपके डेली आने के वो अलग, वो भी करके तो 5 लाख। सर कंपैरेटिवली हर इदारे के अलाउंसेस देख लें तो आपको सिचुएशन पता चल जाएगी। देख लेते हैं, चलें इस पे अलग से के फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं क्योंकि एक और सब्जेक्ट है जिस पे बात करनी है। वेलकम बैक। या तो ये हाल है 14 फरवरी के बाद से कि ठूं ठां एक दूसरे पे हमले, और यहाँ से लेके न्यूयॉर्क तक सलामती कौंसिल तक, और यहाँ से लेके यूएई तक ओआईसी के इजलास तक तलवारें सूती गईं, एक दूसरे को क्या क्या कहा गया, मुंह से शोले उगले गए। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है भारत की भी और पाकिस्तान की भी कि वो बीच में कोई ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जिनसे पता चलता है अच्छा अभी तो इनके दरमियान दुश्मनी थी, अभी बीच में क्या हो रहा है, विच इज़ पॉजिटिव थिंग। एक ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आज ये हुई है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 नवंबर को पिछले साल हुई थी, अब नज़र ये आ रहा था कि ये जो पुलवामा का क्राइसिस शुरू हुआ है तो ये तो गया। लेकिन ये है कि तो 100% हैरान कुन तरीके पे दोनों मुल्कों ने इसको वो नहीं बनाया, इसको भी मतलब हथियार नहीं बनाया, तो हॉस्टेज नहीं बनाया, स्लाइट मुझे नज़र आ रही है। तो आज हुआ ये कि करतारपुर कॉरिडोर के जो तामीराती काम जो है या तकनीकी अमूर हैं, जैसे सड़क कैसे बनेगी, टर्मिनल्स का क्या होगा, वीज़ा का प्रोसीजर क्या होगा, आने जाने का, सब ये टेक्निकल जो डिटेल्स थी, प्लस जो कॉरिडोर की तामीर का जो हतमी माहिदा है उसको आखिरी शक्ल देने के लिए आज वागा से उस तरफ अटारी में दोनों मुल्कों के हुक्काम का एक इजलास हुआ। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत जो है वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान और डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की, और भारतीय वफ़द की क़यादत उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने की। अच्छा, इसमें जो पॉइंट आउट किया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने राइटली कि 2015 के बाद से आज 2019 है, 4 साल में पहली बार किसी भी वजह से एक मुश्तरका बयान जारी करने में कामयाब हो गए इंडिया और पाकिस्तान। बड़ी बात है, इस पे एग्री किया कि ये मिनट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिस पे हमारी बातचीत हुई है। उससे पहले ये होता था कि अपना अपना बयान जारी कर देते थे। अच्छा, अब आगे यह है इन मुज़ाकरात में तय पाया है कि 19 मार्च को यानी अब से 4 दिन बाद 0 पॉइंट जो है उस पर टेक्निकल कमेटियाँ और टेक्निकल हुक्काम हैं उनका इजलास होगा जिसमें कॉन्क्रीट शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, और फिर 2 अप्रैल को वागा में पाकिस्तानी साइड पे एक और आज की तरह का इजलास होगा जिसमें करतारपुर में 0 पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ क्या होने चाहिए उनके तयन को हतमी शक्ल दी जाएगी। अच्छा, इस कॉरिडोर की जो डेडलाइन है मुकम्मल होने की वो है 11 नवंबर 2019 इसी साल को। अच्छा, भारत में ये हुआ ये है भारतीय साइड पे कि वहाँ जो सड़क कैसे बनेगी, जो टर्मिनल कैसे बनेंगे, उसके लिए ज़ाहिर ज़मीन चाहिए, तो उस ज़मीन का सर्वे वो शुरू हो गया है। एक्वायर कैसे मतलब काम एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अच्छा, और वहाँ के जो किसान हैं वो एक टांग पे नाच रहे हैं इसलिए कि प्राइसेस यकायक 3 गुना ऊपर बढ़ गई हैं। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो पूरा इलाका है ये एक ज़ाहिर रिलीजियस टूरिज्म टूरिस्ट इकोनॉमी तो बड़ी बूस्ट तो अंदाज़ा ये है, मैं अखबार द हिंदू पढ़ रहा था कि उस इलाके में रातों रात ज़मीन की जो कीमत है वो 3 गुना उसमें बढ़ गई है। अच्छा, सहाफ़ियों को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े ज़ाहिर है अभी जारी नहीं हुआ इस मीटिंग की कवरेज के लिए, और पाकिस्तान ने बहरहाल जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी तो 30 से ज़ायद भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े जारी किए थे। खैर ये एक अलग बात है। अच्छा, अब यह है कि कश्मीर जो कि गुरदासपुर जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से लगा हुआ है,
वहाँ ज़ाहिर है हालात बदस्तूर संगीन है। BBC हिंदी सर्विस पे मैं देख रहा था कि पैलेट गन्स के जो शिकार हैं उनमें जो सबसे कमसन कश्मीरी बच्चा है उसकी फैमिली के साथ हिंदी सर्विस वाले मिले और एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की, वो मुझे कमाल लगी। मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी दिखाएं प्लीज़। ये है हिबा निसार, उम्र 2 साल से भी कम। हिबा कथित तौर पर सुरक्षा बलों की पैलेट गन फायरिंग की चपेट में आ गई थी। गोली उसकी दाईं आंख में लगी, किसी तरह उसकी जान बच गई। पास के मोहल्ले में गोलीबारी हो रही थी। हम घर के अंदर ही थे। थोड़ी देर में हमारे घर के बाहर हिंसा भड़क गई। पत्थरबाज और सुरक्षा बल आपस में भिड़ गए। हमारा पूरा घर आंसू गैस से भर गया। हम अपने कमरे से लॉबी की ओर भागे। तभी हिबा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंख में छर्रे लगे थे और मेरे हाथ में भी। हिबा की आंख से बहुत सारा खून बह रहा था और मैं उसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रही थी। छर्रे की वजह से हिबा की दाईं आंख में छेद हो गया। 1 महीने के अंदर उसकी 2 बार सर्जरी करानी पड़ी। हमने डॉक्टरों से पूछा था कि क्या उसकी रोशनी वापस आ पाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब सब खुदा के हाथ में है। डॉक्टरों ने हिबा की हालत के बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्हें मीडिया से बात करने की मनाही है। मेरा बेटा रो रो कर कहता है कि काश हिबा की जगह मुझे गोली लग गई होती। मैं ये दर्द सह लेता, लेकिन अपनी बहन को दर्द से तड़पते नहीं देख सकता। पैलेट गन से धातु के बने ढेर सारे छोटे गोल छर्रे फायर किए जा सकते हैं। साल 2010 से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2016 से अब तक कश्मीर में 6000 लोग पैलेट गन की वजह से जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 750 से ज्यादा लोगों की आंखों में चोट लगी है। मैं सेना से पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का क्या कसूर था। क्या उसके हाथ में बंदूक थी या फिर वो पत्थर मार रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।